इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम। तो देखो, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था कि दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो होती है अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है अपनी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब कोई सा भी प्रोड्यूसर, कोई सी भी कंपनी, कोई सा भी फैक्ट्री वाला हमेशा दो तरह की इन्वेस्टमेंट करता है। वन है तुम्हारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड अनदर वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब जब वो किस पर खर्चा कर रहा है, फिक्स्ड एसेट्स पर। फॉर एग्जांपल प्लांट खरीद लिया, मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, कंप्यूटर्स खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिया। मतलब ऐसी चीजों पर वो खर्चा कर रहा है जो चीजें उसकी सालों साल चलेंगी, 10 साल तक चलेंगी, 5 साल तक चलेंगी। मुझे बताओ, फिक्स्ड एसेट बंदा बार बार नहीं खरीदता। अगर एक फैक्ट्री के अंदर पहले 5 मशीनें थी और अब उसने कितनी मशीनें कर ली हैं, 7 मशीनें, मतलब उसने कितनी इन्वेस्टमेंट और कर दी, 2 मशीनों की इन्वेस्टमेंट उसने और कर दी। मुझे बताओ, अगर मशीनें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं, तो उसके प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी तो बढ़ेगी। पहले वो एक मशीन से 10,000 शर्टों पर तैयारी करवा पाता था। मतलब कहने का यह कि 10,000 शर्टें तैयार होती थी एक मशीन से, लेकिन अब उसके पास 2 मशीनें हैं। अगर उसके पास 2 मशीनें हैं तो उसको शर्ट तैयार करने की कैपेसिटी बढ़ गई ना। अब वो कितनी शर्टें तैयार कर सकता है, 2,000 शर्टें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने की वजह से हमारे जो प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है, हमारी जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है, दैट विल बी इंक्रीज। तो वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रहे हैं, आखिर ये क्यों जरूरी है, आखिर ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो तुम्हें चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग डालना है, इसी का सब हेडिंग है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सिग्निफिकेंस के ब्रैकेट में ये शब्द भी लिख लेना, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, आखिर ये क्यों इतना जरूरी होता है। तो लिखो नंबर 1 के अंदर पहला महत्व, मतलब कि इसकी पहली सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट लिखो, this investment results increase in fixed assets. This investment results, this investment results increase in fixed assets. इस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी क्या बढ़ जाती है, एसेट बढ़ जाती हैं। अगर हमारे पास पहले प्लांट एंड मशीनरी 10 थे और अब प्लांट एंड मशीनरी 12 हो गए, मतलब कितने की एसेट बढ़ गई, 2 प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गए हमारे। दिस इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज, मैंने एक एग्जांपल दिया है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। जरूरी नहीं है वो प्लांट एंड मशीनरी ही बढ़ाए, कुछ भी बढ़ा देगा, मैंने तो बस एग्जांपल दे दिया। दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। which increases the production capacity, जिससे हमारी प्रोडक्शन करने की ताकत बढ़ जाएगी। which increases the production capacity, which increases the production capacity, increases the production capacity। अब मुझे बताओ, अगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई तो हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं ना। पूरी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जरूरत से ज्यादा क्या बढ़ता चला जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। लिखो दूसरी सिग्निफिकेंस, दूसरा फायदा लिखो, नंबर 2 में लिखो, विद मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी
अगर हमारी कैपेसिटी ज्यादा है तो इससे क्या होगा, इससे हमारा आउटपुट बढ़ेगा। तो लिखो विद मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी देयर विल बी, with more production capacity there will be more and more level of output. With more production capacity there will be more and more level of output. There will be more and more level of output in the economy. मोर एंड मोर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल भी बढ़ेगा, मोर एंड मोर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी। और अब मुझे बताओ, जब पूरी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बढ़ेगा, पूरी इकोनॉमी में जरूरत से ज्यादा बनाया जा रहा है, जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, है कि नहीं? तुमने जितना ज्यादा आउटपुट करा उस आउटपुट को बेचा, बेचने से क्या होगी, तुम्हारी इनकम होगी। बेचने से क्या होती है, इनकम होती है। इसका मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या क्रिएट होने लगेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि एक अच्छी बात है। पूरी इकोनॉमी क्या करने लगेगी, ग्रोथ करने लगेगी, क्योंकि अगर एक प्रोड्यूसर कर रहा है तो दूसरा भी करेगा, धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी करेगी। और अगर पूरी इकोनॉमी करेगी तो दैट विल बी रेफर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस है, जो मैं नंबर 3 में लिखवाऊंगा। तो नंबर 3 में लिखो हाई लेवल ऑफ आउटपुट रिजल्ट्स, हाई लेवल ऑफ आउटपुट रिजल्ट्स high level of output results higher rate of economic growth। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लिख लो दैट इज जीडीपी ग्रोथ, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज जीडीपी ग्रोथ, दैट इज जीडीपी ग्रोथ। क्या हो जाएगी, जीडीपी ग्रोथ करेगी, दैट इज जीडीपी ग्रोथ। हाई लेवल ऑफ आउटपुट रिजल्ट्स हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, दैट इज जीडीपी ग्रोथ। ये थी अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब अपनी है कैपिटल बी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसमें हम 3 तरह की बातें करेंगे। वैसे तो इन्वेंट्री का मतलब होता है सीधी सीधी भाषा में, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, स्टॉक। क्या होता है, स्टॉक, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मेनली 3 बातें होती हैं। देखो, एक तो वो गुड्स जो फिनिश्ड है, इसके अंदर कौन से गुड्स आ जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मैं बता देता हूं। देखो ऐसा होता है ना, मान लो एक फैक्ट्री थी जहां पर क्या बनाया जाता था, फर्नीचर। फर्नीचर समझते हो ना, चेयर हो गई, टेबल हो गया, बेड हो गई, बेड हो गया, ये सब, ठीक है। तो वहां पर क्या तैयार किया जाता है, फर्नीचर बनवाया जाता है। कुछ फर्नीचर ऐसा होगा ना जो बिका नहीं, तैयार है लेकिन अभी तक बिका नहीं है। मान लो तुम्हारे पास कुछ टेबल ऐसी हैं जो तैयार हुई भी है, फिनिश्ड है, बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सेल, बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी तक बिकी नहीं है। जब तक वो बिकी नहीं है ना, तब तक वो फिनिश्ड गुड्स किसके अंदर शामिल होते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। जब तक कोई चीज बिकी नहीं है और प्रोड्यूसर के पास रखी हुई है लेकिन बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है, मतलब उसके अंदर जरा सा भी काम बाकी नहीं है, जैसी कोई खरीदने आएगा बिक जाएगी, जब तक वो शोरूम के अंदर रखी भी है,
तब तक वो किसका पार्ट होती है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। लेकिन कुछ गुड्स ऐसी होती है जो अधूरी है, मान लो फर्नीचर है, उस पर पेंट करना बाकी है, जिसको हम बोलते हैं सेमी फिनिश्ड। सेमी फिनिश्ड नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी गुड्स जो अभी अधूरी तैयार हुई भी है। मुझे बताओ, अगर अधूरी तैयार हुई भी है तो क्या बिक जाएगी? अभी नहीं। जब वो गुड्स पूरी तरीके से तैयार ही नहीं है तो अभी कोई खरीदेगा ही नहीं इसको, तो तब तक वो किसका हिस्सा माना जाएगा? तब तक वो किसका हिस्सा माना जाएगा? इन्वेंट्री का। मतलब वो हमारी क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनो, एक तो वो गुड्स जो तैयार है लेकिन बिकी नहीं है, तब भी इन्वेंट्री का हिस्सा है, और एक वो गुड्स जो अधूरी तैयार है, अभी भी इन्वेंट्री का हिस्सा है। और कुछ गुड्स ऐसी हैं, बिल्कुल कच्ची लकड़ी, जिससे भी कुछ बनाया नहीं है, गोदाम के अंदर सिर्फ क्या रखी हुई है? लकड़ियां रखी हुई हैं, वुड, मतलब कि हमारा रॉ मटेरियल। देखो वट पे, तुम्हारे पास लकड़ियां थी, तुमने उस लकड़ी से चेयर बना दी, सेमी फिनिश्ड, उस लकड़ी पर पेंट वगैरह सब कुछ कर दिया, फिनिश्ड गुड्स, लेकिन अभी तक बिका नहीं है। तो जब तक रॉ मटेरियल होता है और उस रॉ मटेरियल से कुछ थोड़ा बहुत बना दो, और जब तक बनाने के बाद वो फाइनल नहीं हो जाता, तब तक वो सारा का सारा किसका पार्ट होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। और ये तीनों की तीनों चीजें किस में शामिल होती है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में। और इसमें भी इन्वेस्टमेंट होती रहनी चाहिए। मुझे बताओ, अगर एकदम से कस्टमर आ जाए और तुम्हारे पास फिनिश्ड गुड्स नहीं है, मतलब एक भी गुड तुम्हारे पास तैयार नहीं है, तुम्हारे पास एक भी चेयर, एक भी टेबल, एक भी बेड तैयार है ही नहीं, तो क्या तुम उसकी मांग को पूरा कर पाओगे? उसकी डिमांड पूरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कहां से दोगे उसको? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अचानक से अगर कोई लोग डिमांड करने आ जाए, मान लो तुम्हारे पास कल ही ऑर्डर आ जाए 1000 चेयर बनाने का, तुम्हारे पास लकड़ियां नहीं है, तुम्हारे पास वुड नहीं है, तो क्या तुम बना पाओगे? नहीं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही जरूरी है जितनी की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तुम्हारे पास रॉ मटेरियल हमेशा गोदाम के अंदर पड़ा हुआ होना चाहिए, तुम्हारे पास सेमी फिनिश्ड गुड्स पड़े हुए होने चाहिए और हमेशा फिनिश्ड गुड्स पड़े हुए होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास अच्छी मात्रा में ये गुड्स अवेलेबल हैं, अगर अच्छी मात्रा में तुम्हारे पास ये वाले गुड्स अवेलेबल हैं, मतलब फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल, तो तुम लोगों की डिमांड को हमेशा पूरा कर पाओगे, तुम्हारी सप्लाई करने में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे पास फिनिश गुड्स नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के आगे लिखो, तो बेसिकली इन्वेंट्री का सीधा सीधा कनेक्शन स्टॉक से है कि तुम्हारे पास स्टॉक कितना है, रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है, फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक है, सेमी फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में लिखो, इट इज रिलेटेड टू स्टॉक ऑफ गुड्स, इट इज रिलेटेड टू स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स कॉमा फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मतलब जो अभी तक बिके नहीं है, तो ब्रैकेट में लिख लो अनसोल्ड। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स ब्रैकेट में लिख लो अनसोल्ड, मतलब अभी तक बिके नहीं है, अनसोल्ड। फिनिश्ड गुड्स कॉमा सेमी फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो पूरी तरह से तैयार नहीं है। ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स कॉमा सेमी फिनिश्ड गुड्स कॉमा रॉ मटेरियल, है ना, ये तीन चीजें इसमें शामिल होती हैं। फिनिश्ड गुड्स जो तैयार है लेकिन किसी ने खरीदे नहीं, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो तैयार नहीं है अभी पूरी तरीके से, और रॉ मटेरियल जिनकी अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। फिनिश्ड गुड्स कॉमा सेमी फिनिश्ड गुड्स कॉमा रॉ मटेरियल, कौन सा मटेरियल है? रॉ मटेरियल, है ना, रोता रहता है हमेशा, रॉ मटेरियल। हाँ, फुल स्टॉप लगा दो। हाँ, फुल स्टॉप के बाद लिखो हेंस इट इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक, क्योंकि इसका कनेक्शन स्टॉक से, इसलिए इसको इन्वेंट्री स्टॉक भी कहा जाता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, इन्वेंट्री स्टॉक भी बोला जाता है। लिखो हेंस
इट इज ऑल्सो कॉल्ड hence it is also called inventory stock. It is also called inventory stock. तो बताओ, अगर इसके अंदर चेंज आ जाए, मान लो तुम्हारे पास पहले 10,000 का माल रखा हुआ था, ध्यान से सुनो, पिछले साल की स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कितना माल रखा हुआ था? 10,000 का, और स्टार्टिंग से एंड होते होते 15,000 का माल हो गया। स्टार्टिंग में कितना था? 10,000 का स्टॉक। अब तुम्हारे पास कितने रुपए का स्टॉक हो गया? 15,000 का। तो कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई? 5,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक में से हम क्या माइनस कर देते हैं? ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला क्या बन गया इसका? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, या फिर क्या कह सकते हैं, एंडिंग वाले स्टॉक में से स्टार्टिंग वाला स्टॉक माइनस कर दिया, एंडिंग वाले स्टॉक में से बिगिनिंग वाला स्टॉक माइनस कर दिया। तो इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप लगाते चलो इसमें। Hence it is also called inventory stock। फुल स्टॉप के बाद लिखो the change in this stock, the change in this stock, the change in this stock is known as inventory investment। तो ये क्या कहलाती है तुम्हारी? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। the change in this stock is known as inventory investment, inventory investment। the change in this stock is known as inventory investment। फॉर्मूला लिख लो इसका, आई का, बोर्ड पे देखो, आई मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, आई। हाँ, फॉर्मूला लिखो, स्टॉक कौन सा वाला? एंड वाला, माइनस स्टॉक कौन सा वाला? बिगिनिंग वाला, है ना। तो जो एंड में होता है उसमें से माइनस कर देते हैं स्टार्टिंग वाला। शुरू में था 10,000, एंड होते होते कितना हो गया? 18,000। कितने की इन्वेस्टमेंट हो गई? 8,000 की। ठीक है, तो बताओ, अगर ये इन्वेस्टमेंट होती रहेगी तो किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर अचानक से बहुत सारे कस्टमर आ जाए और तुम्हारे गोदाम में दुनिया भर का माल रखा हुआ है, अचानक से बहुत सारे क्या आ जाए? कस्टमर आ जाए, क्योंकि भाई कस्टमर ये देखकर तो आएंगे नहीं, कस्टमर तो कभी भी आ सकते हैं। तो बाई चांस अगर कस्टमर आ गए बहुत सारे, तो तुम उनकी डिमांड को पूरा कर पाओगे अगर तुम्हारे पास क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है तो। और अगर नहीं है तो तुम्हें मना करना पड़ेगा उन्हें कि भाई हमारे पास है ही नहीं, कहां से दे। क्या जवाब होगा? हमारे पास तो है ही नहीं, कहां से ला कर दे, आसमान से तोड़े क्या। ठीक है, तो ये होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो एक सब हेडिंग बना दो इसी के लिए, इसका करना भी बहुत जरूरी है। तो लिखो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ आई मतलब कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। पहली सिग्निफिकेंस लिखना इसकी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, मतलब अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी मात्रा में ये वाली इन्वेस्टमेंट होती है तो तुम हमेशा सप्लाई करोगे, कोई कमी नहीं रहेगी, जितने मर्जी कस्टमर आते रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिखो दिस इन्वेस्टमेंट एंश्योर, मतलब इस इन्वेस्टमेंट की वजह से पक्का हो जाता है कि हमारी सप्लाई में कोई कमी नहीं रहेगी, हमारी सप्लाई में कोई कमी नहीं रहेगी इस इन्वेस्टमेंट की वजह से, अगर ये इन्वेस्टमेंट चल रही है तो। This investment ensures that continuous supply of material in the production process. This investment ensures that, बताओ अगर रॉ मटेरियल अच्छी खासी मात्रा में है हमारे पास, खूब लकड़ियां रखी हुई हैं गोदाम में, खूब लकड़ियां हैं, तो क्या फर्नीचर बनाने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं, वहां से लकड़ियां लेते जाएंगे, फर्नीचर बनाते जाएंगे, चेयर तैयार करते जाएंगे, टेबल बनाते जाएंगे, चाहे कोई बैठे या ना बैठे। This investment ensures that continuous supply of material in the production process.
कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं आती है अगर तुमने अच्छे से स्टॉक रख रखा है अपने पास तो। ठीक है, दूसरा फायदा मतलब दूसरा महत्व लिखो, दूसरी इंपॉर्टेंस सेकंड, मतलब अगर तुम्हारे पास रॉ मटेरियल अच्छी खासी मात्रा में है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, है ना। लिखो नंबर 2 में, इफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटी, इनफ क्वांटिटी मतलब पर्याप्त मात्रा में तुम्हारे पास रॉ मटेरियल है, जितने की जरूरत है उतना है, तो क्या कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, if raw material is available in enough quantity, in enough quantity, then producers मुझे बताओ कुछ लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल है ना काफी सारा इकट्ठा मंगवा के रख लेते हैं, 3-3 महीने का, 4-4 महीने का, तो उससे क्या होता है उन्हें बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके भी फायदे हैं, उनका टाइम बच जाता है, और अगर इकट्ठा मंगवाते हैं तो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है ना, सस्ता भी पड़ता है, तो बहुत फायदे होते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी रोज रोज परचेज करने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो इकट्ठा मंगवा कर रख लेंगे तो रोज खरीदने कौन जाएगा, है कि नहीं। तो लिखो, इफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटी देन प्रोड्यूसर्स नो नीड टू बोदर, बोदर का मतलब होता है परेशान होना, फिर उन्हें रोज रोज परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देन प्रोड्यूसर्स नो नीड टू बोदर, देन प्रोड्यूसर्स नो नीड टू बोदर अबाउट डेली परचेजेस, नो नीड टू बोदर अबाउट डेली परचेजेस, नो नीड टू बोदर अबाउट डेली purchases, no need to bother about daily purchases, daily purchases। ठीक है, थर्ड लिखो, तीसरा, द स्टॉक, तीसरा फायदा लिखो, अगर हमारे पास फिनिश गुड्स अच्छी खासी मात्रा में रखे हुए रहते हैं तो अचानक से जितने मर्जी कस्टमर आ जाए, ले भाई ले जा, है ना, मना नहीं करेंगे हम, मतलब पैसे लेंगे बदले में। लिखो नंबर 3, द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मेक कैपेबल, द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मेक कैपेबल द प्रोड्यूसर्स, मेक कैपेबल मतलब अगर हमारे पास फिनिश गुड्स हैं, वो भी अच्छी खासी मात्रा में हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर को कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्यूचर में चाहे कितनी भी डिमांड होए वो सारी डिमांड को पूरा करेंगे। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मेक कैपेबल द प्रोड्यूसर्स, मेक कैपेबल द प्रोड्यूसर्स टू मीट फ्यूचर डिमांड, टू मीट MEET, to meet future demand of the product, to meet future demand of the product। ठीक है, make capable the producers to meet future demand of the product। तो फ्यूचर में जितनी मर्जी डिमांड होए उस प्रोडक्ट की, प्रोड्यूसर को कोई किसी भी बात की परेशानी नहीं होगी, वो तसल्ली से उन सबकी डिमांड को पूरा करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।